ग्रंथियां, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था लाल ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, जठर शब्द गैस्ट्रिक वर्ड ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? ये ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है इष्टोमक, यानी कि आप यानी कि आमाशय में मिलने वाली ग्रंथियां, आमाशय में मिलने वाली ग्रंथियां, स्टमक में मिलने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां भी सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर ग्रंथियों का उदाहरण है। ये सरल शाखित नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। जब कभी भी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, अगर एक एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो देखो ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है ईसोफेगस। ये ईसोफेगस नलिकाकार भाग किसमें खुल रहा है? थैलीनुमा रचना में। ये थैलीनुमा रचना देखो, अगर इंग्लिश का लेटर ऐसे करके जी, तो ये क्या बना इंग्लिश का लेटर? जे। तो ये जे के आकार की रचना में खुल रहा है, थैलीनुमा रचना में खुल रहा है। कौन? ईसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है ये ईसोफेगस में खुल रही है। किसमें खुल रही है? ईसोफेगस जो है ये आमाशय में खुल रही है। तो ईसोफेगस जहां आमाशय में खुल रही है वो आमाशय कैसा है? जे के आकार। और ये जे के आकार की रचना एक अन्य पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका में खुलती है, हाईली कॉइल ट्यूब्यूलर रचना में खुलती है। ये हाईली कॉइल ट्यूब्यूलर रचना क्या कहलाती है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसी तरीके से यदि मनुष्य की हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें इस तरह से ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत की रचना होती है इस तरह से। तो अब इस बड़ी आंत के अंदर ये देखिए छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित अवस्था में पड़ी हुई है। इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है जिससे अंतर दिखे। तो क्लियर है? मैं चाहे इस वाले हिस्से की अनुप्रस्थ काट देखूं, चाहे मैं आमाशय की अनुप्रस्थ काट देखूं, या फिर मैं छोटी आंत के किस हिस्से की देखूं, यहां से देखूं, यहां से देखूं, या फिर मैं बड़ी आंत। हम किसी भी हिस्से की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन कर लें, अनुप्रस्थ काट लगभग एक जैसी दिखाई देती है। थोड़ा थोड़ा सा में अंतर होता है, बाकी संपूर्ण मौलिक रचना, फंडामेंटल संरचना जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जनरल प्लान, सामान्य रचना, वो इन सबकी आंतरिक सामान्य रचना एक जैसी होती है। जैसे सभी में सबसे बाहर की ओर क्या मिलेगा? एक पतली परत। जैसे आपने देखा पूरी रचना कैसी थी? वो नलिका का, ईसोफेगस कैसी थी? ट्यूबलाइट, पतली ट्यूबलाइट थी। आमाशय थैलीनुमा बड़ी, लेकिन थैली भी क्या है? एक तरह की नलिका है, बहुत ही बड़ी। फिर छोटियां देखें, वो भी एक पतली नलिका है। और किसी भी नलिका को यदि हम काटे, अनुप्रस्थ काट काटे, तो वो गोल खोखली रचना के रूप में दिखाई देगी ना। अगर मैं इस चौक को ले लूं, ये मान लो ये छोटी सी इंटेस्टाइन का भाग है, इसको ऐसे काट लूं अनुप्रस्थ काट, तो ये गोल रचना के रूप में दिखाई देगा। तो ये जो छोटी सी गोल रचना आपको सबसे आउटर मोस्ट परत के रूप में दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिरोसा। क्या कहते हैं? सिरोसा। अब भाई बहुत से लोग कहते हैं हम तो सर हिंदी में चलेंगे, तो ये हिंदी लिखो। अब ठीक है, सिरोसा
ठीक है। अब सिरोसा के नीचे लंबाई में फैली हुई पेशियां पाई जाती है। ये कौन सी है जो किसमें फैली है? किसमें फैली है? लंबाई में। जो लंबाई में फैली पेशियां होती हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। अगर शॉर्ट फॉर्म देखो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? एल एम एल वेस्पा का जो स्कूटर आता था वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। हिंदी में क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। इसके नीचे अगर ऐसे बढ़ाता जाऊं तो ये कैसा क्रम बन गया? गोल। गोल को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तुल। गोल को शुद्ध हिंदी वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे? वर्तुल। यानी वो पेशियां जो किस क्रम में लगी पाई जाती है? किस क्रम में लगी पाई जाती है? गोल क्रम में लगी पाई जाती है। ये आपस में मिलकर कौन सा पेशी स्तर बनाती है? सर्कुलर मसल लेयर या सीएमएल। दोनों को मिलाकर कहते हैं पेशी स्तर या मस्कुलर लेयर। क्लियर हो गया? दोनों को मिलाकर क्लियर। अब इसके नीचे संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई। ये कनेक्टिव टिश्यू की संयोजी ऊतक की जो परत होती है, किसकी परत? संयोजी ऊतक की परत। इसको हम कहते हैं बेटा सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं इसको? सब म्यूकोसा। अब श्लेष्मता। श्लेष्म कैसा होता है? चिपचिपा। कैसा होता है? चिपचिपा, बोंद जैसा। तो सब म्यूकोसा, सब माने नीचे। किसके नीचे? म्यूकोसा के नीचे। म्यूकोसा के भीतर मिलेगा, इसलिए सब म्यूकोसा। अब इसके नीचे फिर देखो, फिर से कैसा क्रम बनना है? गोलाकार। यानी फिर से एक छोटा सा पेशी स्तर है। इस पेशी स्तर को कहते हैं मस्कुलेरिस म्यूकोसा। क्लियर? फिर थोड़ा सा छोटा सा पतला सा बोन जैसा चिपचिपा पदार्थ, इसको कहते हैं लैमिना प्रोपिया। क्या कहेंगे? लैमिना प्रोपिया। और फिर इसके नीचे होता है एपिथेलियल ऊतक। कौन सा होता है बताइए? एपिथेलियल। एपिथेलियल। और ये तीनों मिलकर कहलाते हैं म्यूकोसा। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर का नाम सिरोसा। सिरोसा के बाद कौन सी लेयर आई? लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। फिर कौन सी आई? सर्कुलर मसल लेयर। फिर कौन सी आई? म्यूकोसा। फिर कौन सी आई? इस तरह से 4 परतें आपको मिलेंगी। चाहे आप ईसोफेगस का अध्ययन करो, चाहे आप आमाशय का अध्ययन करो, चाहे आप छोटी आंत के किसी भाग का अध्ययन करो। या अब जैसे हमने ईसोफेगस का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रास नली का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या नहीं होती? सिरोसा एब्सेंट होती है, बाकी सब होती है। अब मैं यहां पर किसका अध्ययन कर रहा हूं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का अध्ययन कर रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा अंतर देखने को मिलता है। अंतर क्या देखने को मिल जाता है कि यहां पर एक स्तर पेशी का और पाया जाता है, और वो कैसा है? कैसा क्रम दिख रहा है? गोल, सीधा या तिरछा?
तिरछा दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑब्लिक मसल। अब जब यहाँ पे एक पेशीय स्तर और है, सब जगह कितने थे, दो, यहाँ कितना है, तीन, तो ये भाग मोटा होगा या पतला, इसकी दीवार मोटी होगी या पतली, मोटी होगी। यानी आमाशय की जो दीवार होती है ये बहुत अधिक मोटी पेशियां होती है, और चूंकि इसमें पेशियां 3 लेयर में पाई जाती है, इसीलिए इसमें बहुत अधिक ताकत वाले संकुचन और शीतलन होते हैं। अ वेरी पावरफुल वेव लाइक मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द स्टमक रीजन। और ये वेव लाइक जो मूवमेंट होते हैं किसमें किसमें किसमें, आमाशय में, स्टमक में, ये वेव लाइक मूवमेंट, इनको हम कहते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या इनको हिंदी में कहते हैं क्रमांकुंचन गतियां। क्या कहते हैं, क्रमांकुंचन गतियां। ये आहाकाल में होती है। कभी कभी हम कहते हैं ना पेट में बहुत देते हैं मरोड़ उठ रहा, वो मरोड़ कुछ नहीं है, वो क्या हो रहा है, अनैच्छिक तरंगित गतियां हो रही हैं जो अचानक पेट में उठ रही है। और वो अनैच्छिक तरंगित गतियां हैं क्या, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या हिंदी में क्या कहते हैं, तरंगित। क्लियर हो गई बात। अब हमें इन सबसे कोई खास मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब किस चीज से उठ के आते हैं, हम पढ़ क्या रहे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई किस में जाती है, स्टमक में, और स्टमक के अंदर जो एपिथेलियल ऊतक, अभी मैंने ऐसे बताया था, यही एपिथेलियल ऊतक जब जगह जगह पर इस तरह से भीतर की ओर धंसता है, एपिथेलियल ऊतक कहते हैं, एक परत के रूप में इस तरह से ये कोशिकाओं की परत पाई जाती है। जब यही परत एपिथेलियल कोशिकाओं की जगह जगह पे अंदर और बाहर की तरफ धंसती है, तो इसके धंसने से किसका निर्माण होता है, हमने इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये कोशिकाएं धंस कर ग्रंथियां कौन से भाग में बना रही है, गैस्ट्रिक भाग में बना रही है, इसलिए क्या था, यदि ये कहां बनाती, बकल केवली में, तो इसका नाम था सलाइवरी ग्लैंड। यदि इसी तरीके से ये कोशिकाएं जगह जगह धसेंगी, बार बार इनवेजिनेट होगी, इनवॉल्यूट होगी, इंटरवलित होगी, जगह जगह पे अंदर बाहर धसेंगी, तो अगर ये छोटी आंत में धसेंगी तो वहां कहलाएंगी आंतरीय ग्रंथि, इंटेस्टिनल ग्लैंड। यानी ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है, बाय द इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम इन द रेस्पेक्टिव टिश्यू। एक दिए गए ऊतक में मिलने वाला एपिथेलियल ऊतक जब जगह जगह बारंबार धंसता है, तो वहां पर वो क्या कहलाता है, गांठ रचना। और यदि ये रचना किसी पदार्थ को, तरल पदार्थ को श्रावित करती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, तो यहां पर इसका नाम क्या है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का निर्माण किससे होता है, एपिथेलियल ऊतक के गैस्ट्रिक रीजन की दीवार में, म्यूकोसा में बारंबार धंसने से। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया, मैं कोई वैज्ञानिक भाषा यूज नहीं। क्लियर हो गई बात। अब यदि मैं इसको ध्यान से देखूं, यदि मैं इसको ध्यान से देखूं, तो